अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को हमने पढ़ा था और इसकी हमने टाइप्स जो है वो डिस्कस की थी और मैंने आपको इक्वेशन जो थी उसके थ्रू आपको थोड़ा सा समझाया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है। और एक्चुअली इसमें हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसका थोड़ा सा पढ़ने लगे, किस तरह से रिस्पायरेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड दोबारा फिर चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इससे क्या गेन होती है, एनर्जी गेन होती है। लेकिन ये जो स्टेप होता है ये 3 फेजेस में होता है, ठीक है। आप ये कह लें कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसका वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये वो स्टेप होता है जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में ही होता है, ठीक है। ये आप ये कह लें कि ये वो स्टेप होता है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में और एरोबिक रिस्पायरेशन में किस तरह से अब कि ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, और ग्लाइको का मतलब यहाँ से है रिलेटेड टू ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज एक्चुअली एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, एक बहुत कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वो चेंज हो जाता है 2 पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो इस तरह से 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में। ना सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है बल्कि इसमें मौजूद होती हैं इसमें इससे एनर्जी भी गेन होती है स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एडीपी और एनएडीपी पॉजिटिव, ठीक है, हमने पढ़ा था निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट जो था, इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो एनर्जी हैं ये एनर्जी करेंसीज होती हैं। तो जब इनसे एनर्जी ले ली जाती है, इनके बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, तो ये एडीपी की फॉर्म में और एनएडी की फॉर्म में आ जाते हैं। सॉरी, ये जो है वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ फॉस्फेट अटैच नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और एडीपी चेंज हो जाता है एटीपी में, और एनएडी पॉजिटिव चेंज हो जाता है एनएजीएच में। तो इस तरह से ना सिर्फ ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर गेन होती है एनर्जी। ये देखिए एटीपी गेन हुई और साथ में क्या गेन होता है, एनएडीएच। एनएडीएच भी जो है मैंने आपसे बताया था ये भी कोएंजाइम्स होते हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या होता है, यहाँ से भी हम एनर्जी जो है वो गेन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, अब ग्लाइकोलाइसिस सिमिलर होता है एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी, लेकिन जो हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक में होते हैं, वो एनएरोबिक में वो स्टेप नहीं होते, क्योंकि हमने एनएरोबिक के स्टेप डिस्कस किए थे कि एनएरोबिक में पायरुविक एसिड्स या तो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है या फिर एथाइल अल्कोहल में। लेकिन अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन की, तो एरोबिक रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड मुकम्मल तौर पर टूटता है, टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता है, साथ साथ एनर्जी रिलीज करता जाता है। तो पहले स्टेप पे जो एनर्जी रिलीज होती है ग्लाइकोलाइसिस में, एनारोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ और सिर्फ यही एनर्जी रिलीज होती है। जबकि अगर हम एरोबिक की बात करें तो एरोबिक में 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों स्टेप्स में एनर्जी साथ साथ रिलीज होती जाती है। तो इसमें जो दूसरा स्टेप होता है वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसका सेकेंड स्टेप होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का। और इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है पायरुविक एसिड में, फिर इस पायरुविक एसिड की मजीद ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है इसने मजीद टूटना होता है, इससे क्या गेन करनी थी, एनर्जी। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड जो है जब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो एंटर होने से पहले ये उस पर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं और ये चेंज हो जाता है एसीटाइल को एंजाइम में, ठीक है। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला पायरुविक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है एसीटाइल को एंजाइम में, ठीक है। एसीटाइल को एंजाइम क्या है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। अब इसमें क्या होता है कि एसीटाइल को एंजाइम जैसे ही बन जाता है, ठीक है, तो ये को एंजाइम का वर्ड मैं इसके इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही पायरुविक एसिड चेंज होता है 3 कार्बन से 2 कार्बन में चेंज होता है, तो यही जो को एंजाइम है आफ्टर एक्शन क्या हो जाता है, को एंजाइम
उस रिएक्शन से बाहर चला जाता है, बाकी वो कंपाउंड मौजूद रहता है जिसकी ब्रेक डाउन होनी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी कन्वर्जन के लिए ज़रूरी होता है। ये जो कोएंजाइम होता है, ठीक, कोएंजाइम ए, ये इसकी कन्वर्जन के लिए होता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम है, जैसे ही कन्वर्जन हो जाती है तो ये जो है वो रिलीज आउट हो जाता है या रिएक्शन से बाहर चला जाता है। अब ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसकी मज़ीद ब्रेक डाउन होती है और ये चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में ही चेंज होता है बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर सम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। वहाँ पर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर, जब इसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है एक्चुअली इनकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट रहे होते हैं, तो उस बॉन्ड में जो बनने वाली एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो रही है, तो उस एनर्जी या उस वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ये वाले मॉलिक्यूल्स। ADP होता है वहाँ पर, NAD होता है और साथ में FADP अब एक FADP बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आपने साइड बॉक्स में आपके लिखे हुए हैं दोनों स्टेप्स के नीचे जो है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। तो ये भी NAD जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की तरह का होता है और ये जो है ये अपने आप को रिड्यूस कराने के लिए इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। जैसे इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है FAD से FADH2 से 2 में, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी साथ साथ बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ना सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ बल्कि उसके साथ साथ क्या गेन हो गई, एनर्जी भी गेन होती है, ATP भी गेन होती है, साथ में NADH भी और FADH2 भी। अब ये जो वो एनर्जी जो क्रेब्स साइकिल में बनी होती है, ठीक है, यही एनर्जी ये NADH और FADH2 जो है, ATP तो बॉडी के लिए रिलीज मतलब कर दी जाती है, जबकि NADH और FADH2 ये नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप होता है इसका, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जब हमने लाइट सेक्शन पढ़ा था तो हमने वहाँ पर भी इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक जो मॉलिक्यूल है उससे मतलब उनको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करते हैं, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको लेता है और फिर देन वो किसी अगले को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से मूव करते करते इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो मतलब पूरी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं मौजूद होते हैं डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है। एनर्जी जो है वो यहाँ से, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए जाते हैं वो यहाँ से किए जाते हैं ये। अब ये NADH और FADH2 जो है इनकी ब्रेक डाउन होती है, या आप ये कह लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने बनाने के लिए भी इनको हाइड्रोजन आयंस और वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो इन्होंने वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पास रखे होते हैं यही इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो NADH और FADH2 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करने के दौरान जो एनर्जी जो है वो ब्रेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होती है वो एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है ADP किसको चेंज करने के लिए, इसमें ATP में चेंज होने के लिए। तो इस तरह से इनकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने आयंस को लूज़ कर देते हैं। NADH दोबारा से चेंज हो जाता है NAD पॉजिटिव में, FADH2 चेंज हो जाता है FAD पॉजिटिव में, और उसके नतीजे में रिलीज़ होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस हैं उनको इस्तेमाल करके इससे एनर्जी गेन कर ली जाती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो इसी स्टेप से गेन की जाती है, ठीक है। इसके साथ जो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ होता है, तो उसी हाइड्रोजन आयन को जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जो कि यहाँ पे है, और ये ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन थी जो कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट रिलीज़ कर देते, तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन के दौरान इस्तेमाल हो जाती है। हम एनिमल्स जो हैं वो इसको ब्रीथिंग करके मतलब ब्रीथिंग के थ्रू हम इसको गेन करते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनका मेजर सोर्स क्या होता है कि जब वो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, तो वो इसी ऑक्सीजन को उसकी सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ में क्या गेन होती गई, हमें एनर्जी गेन होती जाती है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिफरेंट स्टेप्स के अंदर
ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन ब्रेक डाउन में सबसे मेन स्टेप क्या हो रहा है, एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस होता है फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 ATP गेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ATP गेन होते हैं। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 34 ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक स्टेप के अंदर गेन हो रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो कहाँ पे गेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका जो फाइनल स्टेप होता है वहाँ पे गेन होती है। तो यहाँ पे 34 ATP जो हैं ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो गेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव बच जाएंगे वो दोबारा से यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इनको दोबारा से क्या कर लिया जाता है, इनकी दोबारा से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन आप कह सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से होते हैं और इनसे दोबारा से फिर क्या कर ली जाती है, एनर्जी गेन की जाती है। इस तरह से स्टेप जो हैं वो चलते रहते हैं। और ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था कि किस तरह से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और साथ में एनर्जी गेन होती है। ये हमने डिफरेंट 3 स्टेप्स में पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, जबकि जो लास्ट 2 होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन में होते हैं। जी बेटा, अब हम नेक्स्ट जो है वो हमने इनके ATP के मॉलिक्यूल जैसे मैंने आपको साथ साथ बता दी किस तरह से होते हैं, लेकिन अब हमने काउंट कर लेना है कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है, ये NADH FAD, क्योंकि ये भी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास टोटल एनर्जी का क्या बजट आता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ठीक है, तो वो हम एक थोड़ा टेबल के थ्रू जो है वो देख लेते हैं। जी बेटा, अब देखिए यहाँ पे मैंने साइकिल वो टेबल ड्रॉ किया है। ठीक है, एनर्जी बजट को समझाने के लिए ये आपने ज़रा थोड़ा गौर से समझना है। अगर आपने पिछले सारे प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से जो है वो समझा है, उसका कॉन्सेप्ट लिया है, तो आपको ये समझने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, अब हमने जब रिस्पायरेशन पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, तो हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर हमने इसका एनर्जी बजट देखना है तो हमें तीनों स्टेप्स के जो है वो एनर्जीज को टोटल करना पड़ता है कि टोटल कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है, देन हम उसकी नेट हीट निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देखें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। अब ये सारे के सारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हमने इनकी क्या करनी होती है, टोटल हमने एनर्जी करेंसी मतलब ATP की फॉर्म में लेके ना कि हमें टोटल ATP कितने गेन हुए हैं। तो आपने जो एक बात याद करनी है वो ये है कि हमेशा जो एक NADH का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो 3 ATPs के इक्वल होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 3 ATPs। तो जहाँ पे भी मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल ATPs आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1 NADH जो है उसका मॉलिक्यूल वो किसके इक्वल होता है, 3 ATP के। और इसी तरह से जो FADH होता है, हमने दूसरा जो एनर्जी मॉलिक्यूल पढ़ा FADH, उसमें क्या होता है कि इसमें 1 FADH2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो इक्वल होता है 2 ATP के, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसी को लेके चलते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड हमने पढ़ा था कि क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले पायरुविक एसिड चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो इस स्टेप में ATP तो कोई प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो क्रेब्स साइकिल है इसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 NADH होते हैं और 2 FADH2 होते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनका टोटल करना है कि हमारे पास टोटल आता कैसे है। अब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। ठीक है, और अगर हम 2 को मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे जितने भी NADH FADH2 था हमें पढ़ा, ये सारे के सारे प्रोड्यूस जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में हो रहे थे, लेकिन फिर वो कहाँ पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो इन एनर्जी मॉलिक्यूल से गेन की जाती है ATP। तो यहाँ पर क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जहाँ पे NADH आएगा हम उस पर वहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 ATP। तो ये इसकी एनर्जी किसकी इक्वल होगी, 2 NADH मॉलिक्यूल्स की 6 ATPs के इक्वल होगी। 6 2, ठीक है, कितने हो गए टोटल, 8 ATPs।
इसी तरह से जब ये स्टेप था कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम, तो उसमें क्या हुआ था, 2 जो है वो NADH प्रोड्यूस हुए थे। तो यहाँ पे भी 2 × 3 इज इक्वल टू 6, इट्स मीन 6 ATPs जो हैं इसकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पर हमने 6 ATPs लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में होती है तो एक ही है, लेकिन एक टाइम पे 2 क्रेब्स साइकिल हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होते हैं वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 NADH2 के, अगर हम दोनों क्रेब्स साइकिल्स को, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि 3 कार्बन जो है वो जब मतलब वो कर जाते हैं तो एक टाइम पे 2 क्रेब्स साइकिल जो है ये आपने बहुत डिटेल से तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने याद रखना है कि एक टाइम पे जो है वो 2 क्रेब्स साइकिल रन कर रहे होते हैं। तो उसमें से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, 6 NADH2 के और 2 FADH2 के जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो 6 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट्स मीन 6 NADH2 जो है वो 18 ATPs मॉलिक्यूल के इक्वल है, जबकि 2 FADH2 जो है वो 4 ATPs मॉलिक्यूल के इक्वल है, ठीक है। 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर हम इनका टोटल करें तो इसको टोटल करें तो हमारे पास टोटल आ जाता है 18 + 6 इज इक्वल टू 24 ATPs जो हैं वो हमारे पास गेन होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो भी हमारे पास NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे जाके उनकी ऑक्सीडेशन हुई, तो हमारे पास जो टोटल ATPs बने, जब हमने टोटल किया तो वो टोटल आ जाते हैं 38 ATPs। अब जो 38 ATPs होते हैं उसमें से ये हमारे पास जो टोटल होते हैं ATPs ये आते हैं, लेकिन इसमें से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। अब वो कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं? एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है, NADH2 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती, ठीक है। इनके और दैट्स वाई कि ये ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है ये हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूस जो हैं ये NADH और FADH के मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हो रहा होता है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये अपने इजीली जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को चेन को दे देता है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये हो रही होती है साइटोप्लाज्म में, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इन्होंने क्या करना होता है, ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन जो NADH2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को पंप करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो सके, और वहीं से जो है वो NADH से क्या लिए जाते हैं, ATPs लिए जाते हैं। ये पॉइंट आपको मैं दोबारा क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि 38 में से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाते हैं। यूटिलाइज कहाँ पे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। जब ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं NADH प्रोड्यूस होते हैं, NADH2 प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब इसको पंप करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये प्रोसेस के अंदर ये सारे के सारे चाहिए होते हैं ATPs को गेन करने के लिए, तो इनको वहाँ पर पंप कर दिया जाता है। जब इनको वहाँ पे पंप किया जाता है तो देखो कोई भी चीज़ है जब मूव करती है तो उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसी तरह से जब ग्लाइकोलिसिस में से NADH2 के मॉलिक्यूल्स को पंप किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम 38 में से 2 जो हैं वो माइनस कर दें तो हमारे सेल के पास जो टोटल उसकी अमाउंट आती है वो आती है 36 ATPs, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल बजट आ जाता है। तो अगर आप ये टेबल को जहन में रखोगे, अगर आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो आप इसको बना के एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करो हाथ से, तो इंशाल्लाह आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। बाकी अभी तक हमने हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है। और लेकिन बेटा इसमें इसके आगे कुछ टेबल बने हुए थे, वो हैं डिफरेंसेस के हवाले से। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन पढ़ा तो इनके डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसके अलावा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस जो हैं वो मैं आपके जो वीडियो है
ठीक है। उसके साथ जो डाउनलोड मटेरियल होगा आपका, वहाँ से आपने जाके, ठीक है, इस फाइल को देख लेना। वहाँ पे मैंने सारे डिफरेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं। इवन जो पिछला चैप्टर हमने सेल साइकिल पढ़ा था उसमें एक डिफरेंस था, मेजर डिफरेंस आ रहा था एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का, तो वो भी मैंने साथ ही दे दिया है। ठीक है, तो आपने ये लेक्चर भी सुनना है और उसके साथ साथ उस डाउनलोड मटेरियल में जाकर आपने उस मटेरियल को डाउनलोड करना है और वहाँ से उस फाइल को गेन करना है और उसको लर्न भी करना है। बहुत आसान है, वो डिफरेंसेस हम ऑलरेडी सारे टॉपिक्स के पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने सिर्फ उसको राइट करना अपनी नोटबुक के ऊपर भी और देन उसको लर्न भी करना है। ठीक है, होप सो आप सबको समझ आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।